नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं कि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर रहे हैं और उन्होंने सीनेट को संबोधित भी किया है और लगभग वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान करीब 15-16 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और 70 से अधिक बार तालियां बजी थी। वही आलम लगभग इनके भाषण के दौरान भी सीनेट में देखने को मिला, अमेरिकी कांग्रेस में देखने को मिला, जॉइंट सेशन था। और जो मंचासीन थे, यानी जिसको हम यहाँ आसंदी कहते हैं, उस पर भी जो विराजमान होते हैं, वो भी खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। अब पूरी दुनिया को तो कुछ को छोड़ कर के नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा भी और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं पिछले 10 महीने से, वो बिल्कुल ठीक ही लग रही हैं, जस्टिफाइड लग रही हैं। 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी गाज़ा पट्टी की तरफ से, इज़राइल को जिस तरीके से लहू-लुहान किया गया था, उनकी महिलाओं के, युवतियों के अपहरण किए गए थे, उनके वस्त्र उतार करके उनकी देह का एक तरीके से अपमान किया गया था, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था और उसके बाद से ही इज़राइली प्राइम मिनिस्टर ने साफ कर दिया था कि जब तक हम इनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से ना बैठेंगे, ना बैठने देंगे। और वो कार्रवाई वो लगातार कर रहे हैं। अभी जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो इससे कुछ ही समय पहले की एक वीडियो आई है, विज़ुअल आया है और न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम नेताओं ने नेतन्याहू का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति और संभावित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनका स्वागत किया है। ये विजुअल उसकी गवाही दे रहा है। Got you the best part. Greatest dinner I've ever had. Come on, let's get a good, beautiful. Please, let's make a. Great. Thank you. ये तो रही अमेरिका की तस्वीर, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझबूझ है, जो मित्रता है, वो भी किसी से छिपी नहीं है और रणनीतिक तौर पर भी भारत इज़राइल के साथ कई क्षेत्रों में बहुत नज़दीकी संबंध रखता है, कोलैबोरेशन रखता है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि जब भारत भी इज़राइल के साथ है, अमेरिका भी साथ है, दूसरे तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ और दुनिया के दूसरे देश भी साथ हैं, तो ये हमारे यहाँ कांग्रेस का डेढ़ दाना अलग क्यों पकता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अनुपम जी, ये बताइए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रॉब्लम क्या है? अभी जो हेडलाइन बनी है न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन भी, तो उनका ये बयान हेडलाइन बन रहा है, ट्रूली ए शेम टू वॉच प्रियंका गांधी रिएक्ट्स टू नेतान्याहू यूएस कांग्रेस स्टैंडिंग ओवेशन। और इनका लंबा बयान है साहब, जो इन्होंने एक्स पर दिया है, ट्विटर पर दिया है। क्या माने हम? क्या वायनाड इनके लिए जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए इस तरह के मैसेज किए जा रहे हैं, या कोई और कारण है? नहीं सर, देखिए वायनाड तो है ही निशाने पे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे मुस्लिम वोट तकरीबन 50% हो, तो उसमें ये बयान तो बनते हैं, ये ट्वीट भी बनते हैं। और आप देखें कि पिछले कई महीनों से प्रियंका गांधी ने गाजा पे जितने ट्वीट किए हैं, प्रियंका ने जितने भी ट्वीट किए हैं,
आप मान लें कि इतने ट्वीट, इतने बयान ओवैसी के नहीं आए। वो नॉन स्टॉप गजा पे ट्वीट कर रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं। पहली बात, आपने आज तक प्रियंका को पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं उन पे एक भी ट्वीट या बयान करते नहीं देखा होगा। आप पहले तो देखें कि ये इजराइल के प्रधानमंत्री को असभ्य और बर्बर कह रही हैं। इजराइल हमारा मित्र देश है ओंकार जी। बिल्कुल। इजराइल वो देश है जिसने सैंक्शंस के बावजूद कारगिल वॉर में हमको हथियार सप्लाई किए थे। इजराइल वो देश है जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था तब खड़े थे। इजराइल वो देश है जब जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भी जब नहीं थे 1971 में, जब इंदिरा गांधी बांग्लादेश युद्ध लड़ रही थी तो भी वो आपके साथ खड़ा था। पर प्रियंका को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने तो कारगिल विजय दिवस ही नहीं मनाया 10 साल। राशिद अल्वी का तो बयान था, कैसी जीत, कहाँ की जीत। आपने घुसपैठियों को खदेड़ दिया, हम इसको जीत नहीं मानते, ये तो एनडीए की लड़ाई थी, हमारी लड़ाई ही नहीं। तो प्रियंका गांधी को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस देश के सबसे बड़े, और आपके पास मित्र हैं कितने, कितने मित्र हैं। आपका दाहिना हाथ समझा जाने वाला नेपाल तक कम्युनिस्ट हो चुका है और चीन की गोद में बैठा है। ये तो आपके हालात हैं। अमेरिका ने आपके साथ कब कब क्या क्या किया आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ले देकर एक थोड़ा बहुत रूस, और उसको आपने देखा इस बार नरेंद्र मोदी ने अपना, देखिए वैसे तो तमाम राष्ट्राध्यक्ष सब जगह जाते ही हैं, लेकिन हमेशा माना जाता कि पहली विजिट किसको किया। जैसे आपने देखा नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने अपनी पहली विजिट चीन को किया था, जबकि हमेशा नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पहली विजिट भारत को करते थे। मालदीव के प्रधान राष्ट्रपति अपनी पहली विजिट भारत को करते थे, मोइजी आए तो उन्होंने चीन को किया। मोदी ने अपना पहला विजिट पुतिन को करके, रूस को करके मैसेज दे दिया, पहली बात। लेकिन प्रियंका को इससे फर्क नहीं पड़ता। गिने चुने आपके दोस्त हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रूस के खिलाफ भी बोल देती हैं और इसराइल के खिलाफ भी। तो वायनाड तो अपनी जगह है, पर कुछ और भी है। आप ये देखें कि 1989 तक, 1984 तक मुस्लिम वोट पाकिस्तान जो है कांग्रेस की जेब में हुआ करता था। शाहबानो के बाद थोड़ा माहौल बदला और 89 आते आते, बीपी सिंह के आते आते मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटका। मंडल आयोग आने के बाद जितने क्षेत्रीय पार्टियां बनी वो सब मुस्लिम वोटों की ठेकेदार बन गई। और फिर धीरे धीरे आपने देखा कि बिहार में लालू, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मायावती, बंगाल में ममता बनर्जी, और ऐसे आप देखते जाइए कर्नाटक, तमाम जगह आपने देखा कि कर्नाटक में भी क्षेत्रीय पार्टियों में मुस्लिम वोट चला गया। और आपका यहां तक कि केजरीवाल ने आपसे दिल्ली में छीन लिया मुस्लिम वोट। तो उसके बाद जब ये कर्नाटक में पहला प्रयोग हुआ जहां पे मुस्लिम वोट दोबारा कांग्रेस की तरफ मुखातिब हुआ, और बड़ा सफल प्रयोग रहा साहब। बिल्कुल मुस्लिम वोट बटा ही नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों को मिला ही नहीं, और कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है। फिर आपने तेलंगाना में देखा, तेलंगाना में मुस्लिम वोट किस तरह पलटा, एकजुट होकर इनके साथ आया, तेलंगाना में इनकी सरकार बनती है। फिर उत्तर प्रदेश में आपने लोकसभा में देखा कि किस तरह मुस्लिम वोट गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में फिर से उम्मीद जागी है मुस्लिम वोट की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं असम में। असम में बदरुद्दीन अजमल ने 2006 में चुनाव लड़ना शुरू किया और उन्होंने साहब 18 सीटें जीती और कांग्रेस को हटा के मुख्य विपक्षी पार्टी बन गए। 2009 का चुनाव उन्होंने जीता, 2014 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ते हैं वहां पे तो करीब 65%, 70% मुसलमान है। तो माना जाता था बदरुद्दीन अजमल कोई हरा ही नहीं सकता, वो तो सारे चुनाव 2-2.25 लाख वोट से जीत रहे थे। पर 2024 में अजमल हार जाते, और जो कांग्रेसी कैंडिडेट, जो मुस्लिम कैंडिडेट वहां खड़ा होता है, वो अजमल को 2 लाख से नहीं 10 लाख से ज्यादा वोटों से हराता है।
ये दिखाया कि तो भाई इसने इनको फिर से उम्मीद दी कि साहब मुस्लिम वोट हमसे जोड़ रहा है, और इसके चलते ही उनमें इतना उत्साह है कि आज की तारीख में आप जोड़ ले, हमास का जो मुखिया है उसके इतने बयान गाजा पट्टी पे नहीं आया जितने प्रियंका गांधी पे आए। ओंकार जी, पर ये अलग थिंकिंग क्यों दिखाई दे रही है साहब? देश की जो लाइन है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की लाइन वही होनी चाहिए। विदेश नीति जो अभी तक अपनाई जाती रही है, ये कांग्रेस अपना अलग डेढ़ दाना क्यों पकाने में लगी हुई है? और केवल प्रियंका गांधी वाड्रा की बात मैं नहीं कर रहा हूं साहब, इनके भाई राहुल गांधी, उन्होंने लंदन में बैठ कर के क्या कहा था कि साहब यूरोप के कुछ राजनयिकों के साथ मेरी बातचीत होती रहती है, मुझे उनसे फीडबैक मिलता है। हमारी जो विदेश नीति है या जो हमारी विदेश नीति के अलंबरदार हैं, वो बड़े अहंकारी हो गए हैं, अहंकार आ गया है। तो उसके बाद जयशंकर साहब का बयान भी आया था कि इसे अहंकार नहीं कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। तो ये लोग जो हमारी लाइन है उसके अलग क्यों जा रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है। आपने चीन पे भी आपने कांग्रेस को देखा, चीन पे भी आपने देखा कांग्रेस की लाइन क्या रही। वो हमेशा बताते रहे कि साहब चीन जीत रहा है, भारत हार रहा है। और ये पहली बार नहीं है। 1962 में जब युद्ध चल रहा था हमारा चीन का, तो वामपंथी पार्टियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि भारत को चीन से हार माननी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, भारत की गलती है। इमेजिन, ऐसा तो कोई दुनिया किसी देश में नहीं हुआ होगा। तो नंबूदरी पाद इकलौते आदमी थी जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो बहरहाल ये इनका हमेशा से चलता रहा है। चीन के साथ इनके गुप्त समझौते, चाइना के फेवर में बयान जारी करना, भारत के खिलाफ बयान जारी करना, अमेरिका में अगर भारत की ट्रम्प से बात हो रही है तो ट्रम्प के खिलाफ बयान जारी करना। आखिर आप ऋषि सुनक को आप मिलने चले जाएं तो सुनक के खिलाफ बयान जारी करना। किसी दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश के नेता ने अगर भारतीय प्रधानमंत्री से हाथ भी मिला लिया, अगर फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पे परेड में आ गए तो उनके खिलाफ बयान जारी करना, तो किसी को छोड़ा है क्या ऐसा? अनुपम जी, मैं इनका बयान पढ़ के इनके एक एक सेंटेंस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। इन्होंने क्या लिखा है? प्रियंका वाड्रा ने, इन्होंने लिखा है, ये हर सही सोच वाले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें इजराइल के नागरिक भी शामिल हैं, जो घृणा और हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, और दुनिया की हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल सरकार की निंदा करें। यानी सारे यूरोपियन कंट्रीज सही सोच के नहीं है, अमेरिका सही सोच का नहीं है, भारत सही सोच का नहीं है, दुनिया के वो सारे देश जो इजराइल के साथ खड़े हैं वो सही सोच के नहीं हैं। इन्होंने इस सेंटेंस में ये लिखा है कि साहब जिसमें इजराइल के नागरिक भी शामिल हैं, जो घृणा और हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। तो घृणा से ओतप्रोत क्या 7 अक्टूबर को हमला करने वाले नहीं थे? क्या ये लोग हिंसा में विश्वास करने वाले नहीं थे? जिन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने युवतियों का अपहरण किया, उनके रेप किए, ब्रूटली उनकी हत्या कर दी, ये हिंसा है या मोहब्बत की दुकान है हमास की? तो साहब इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसे ही चलती है। और मैं तो कह रहा हूँ, आप भारत और अमेरिका का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? आप एग्जाम्पल दीजिए सऊदी अरब का, जॉर्डन का, इजिप्ट का, जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। जब यमन से मिसाइल चलती है इजराइल के लिए, तो सऊदी अरब उसको मार के गिरा देता है, जॉर्डन उसको मार के गिरा देता है। हकीकत यह है कि जो इस्लामिक मुल्क हैं वो भी इस समय आपको इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
हमास से, फिलिस्तीनियों से लोग इस कदर परेशान हैं, किसी ज़माने में इनको जॉर्डन ने अपने यहाँ पनाह दी थी। साहब 1.5 साल के अंदर इन्होंने जॉर्डन में कब्ज़ा शुरू कर दिया और जॉर्डन के जो राजा थे, उनकी जान पे 2 बार अटैक कर डाला। फिर जॉर्डन ने मार के इन्हें भगाया और देखिए इनकी जो इनकी रिहायशी बस्तियाँ थीं, जो इनके रिलीफ कैंप्स थे, उनके ऊपर टैंक चढ़वा दिए और वो टैंक चढ़वाने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज बुलवाई और उस पाकिस्तानी फ़ौज का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय अपने ज़माने में ब्रिगेडियर हुआ करते थे ज़िया उल हक, जो बाद में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बने। उसको ब्लैक सितंबर कहा जाता है। तो आज की तारीख में तो इन बदमाशों के साथ इस्लामिक मुल्क नहीं खड़े हैं, पिंका खड़ी हैं। इसका कारण है इस्लामी देश आज अलग राह चल रहे हैं और भारत का मुसलमान एक अलग रास्ते पे चल रहा है। सऊदी अरब अपने यहाँ शराब की दुकानों से लेकर थिएटर तक खोल रहा है और भारत के मुसलमान सऊदी अरब के बादशाह और उनके जो साहबजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको इस्लाम से ही खारिज कर रहे हैं। तो ये तो इस समय जो दुनिया में जो खास तौर से इस्लामी देशों में जो एक थोड़ा-सा पहली बार 1400 सालों में पहली बार जो एक सुधार की एक थोड़ा-सा प्रयास हो रहा है, भारतीय मुसलमान उसको भी खारिज करता है। आप सोच के देखें, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों को 5000 किलोमीटर दूर गज़ा पट्टी एकदम साफ-साफ नज़र आती है, फिर वो जावेद अख्तर हों, शबाना आज़मी हों, आरफा खानम, राणा अयूब, कोई भी हो और प्रियंका गांधी हों, उनको कभी कश्मीर के कश्मीरी पंडित नज़र नहीं आए। उनको 1984 के सिख दंगे नज़र नहीं आए। ये तो कुछ उसी तरह है ओंकार जी कि कर्नाटक में 15 महीने में 1200 किसान आत्महत्या कर लेते हैं कांग्रेस सरकार में, और राहुल गांधी पंजाब के उन किसानों को संसद में नेता विपक्ष के कमरे में बुला के मिल रहे हैं जो किसान छुट्टियां मनाने दुबई जाते हैं और बुर्ज खलीफा के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते हैं। अरे साहब, ये आप बताइए, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतने शानदार ट्रैक्टर लेकर के, और उसमें जो ट्रॉली है और ट्रैक्टर हैं, उनको बख्तरबंद गाड़ियों की तरह तैयार करवा के, 6-6 महीना का खाना, साथ में डीजे, शराब के क्रेट्स, और कितने आलीशान टेंट लगाते हैं साहब वो। नहीं इसका इतनी कारण है ना, इसका कारण है ये किसान जहां से चलते हैं, इनका इंतजाम करके इनको विदा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में इनका स्वागत करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये तो थोड़ा बहुत हरियाणा में मात खा जाते हैं, वरना तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। दोनों ही तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह इस आंदोलन को भड़काने में लगी हुई है। पंजाब का तो बुरा हाल है साहब। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होड़ लगी है कि खालिस्तानियों को कौन ज्यादा इनकरेज कर पाएगा, कौन ज्यादा चढ़ा पाएगा। अकाली दल पहले से खालिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट था। पंजाब का तो बुरा हाल हो गया जब से केजरीवाल पहुंचे। और ये बताइए, वैसे तो आप इतने सक्रिय रहते हैं ट्विटर पर, एक्स पर, आपकी नज़र से ये गुजरा ही होगा। दर्शकों के लिए मैं स्क्रीन शेयर करके ज़रा दिखाता हूँ कि किस तरह के ढोंग चलते हैं कांग्रेस और इकोसिस्टम की तरफ से। ये ज़रा देखिए साहब, ये ऑफ इंडिया पे खबर पड़ी हुई है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी से फ़ोन पर बात की, दुनिया मानती है अगला पीएम। कांग्रेस इकोसिस्टम के साथ साथ मीडिया ने चलाई खबर, जानिए क्या है सच। और कांग्रेस के जितने भी समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और कुछ अखबारों के हैंडल्स ने भी ये खबर चला दी कि उपराष्ट्रपति और संभावित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने राहुल गांधी को फोन किया और उनसे फोन पर बात की। ये एक
द एनालाइजर न्यूज अपडेट्स करके है। यस्टरडे कांग्रेस slaves flooded Twitter with a claim USA Vice President Kamala Harris speak to Rahul Gandhi over call. Today, office of Kamala Harris has denied any conversation. अब आप ये देखिए साहब, इनके कितने समर्थक हैं। कोई हरीश तिवारी है, कोई अभिजीत है, कोई वैशाखा है, और यहां तक कि ये आदर्श रावल और तमाम लोग, इन सब ने कहा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। ये सब आखिर क्यों उड़ाया जाता है, क्यों चलाया जाता है? इसके पीछे की मेंटेलिटी आपकी समझ में आती है क्या? अभी इसे क्या कहा जाए भाई, ये मतलब एक न्यूज चलती है जबरदस्त कि कमला हैरिस ने राहुल गांधी से बात की। कमला हैरिस की टीम इसको डिनाई करती है। डिनायल उतना हमेशा नहीं चलता है। और पार्टी भी तो अपने नेता से नेतृत्व लेती है ना ओंकार जी। राहुल गांधी ने केजरीवाल से एक चीज सीखी है, चुनाव के दौरान कुछ भी आए बाएं शाएं बोल दो और चुनाव के बाद जाके माफी मांग लो। कह दिया चौकीदार चोर है वाले बमना, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। चुनाव के दौरान कह दिया कि आरएसएस ने गांधी की हत्या की थी, चुनाव के बाद जाके माफी मांग ली। चुनाव के दौरान कह दिया अमित शाह हत्यारे हैं, अभी फिर माफी मांग लेंगे, डिनाई कर देंगे। ये केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल ने तो शायद अपनी कैबिनेट समेत ऐसी कोई कोर्ट नहीं छोड़ी होगी, ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा होगा जिससे माफी ना मांगी हो। तो वही इन्होंने राहुल गांधी ने सीख लिया। तो अब जब राहुल गांधी खुद ही इस तरह की बातें करके लगातार पलट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके समर्थक भी ऐसा करेंगे ही ओंकार जी। क्या समय नहीं आ गया है साहब कि दुनिया एक राय हो, इन आतताइयों, उपद्रवियों से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाइयां हो? मैं ये देख रहा था, पेरिस में ओलंपिक का आगाज हो गया है और वहां की 3 घटनाओं पर मेरी नजर पड़ी, और ये आउटलुक, जागरण और एक और वेबसाइट है जहां पर ये खबरें चल रही हैं। ओलंपिक की तैयारियों के बीच पेरिस में ऑस्ट्रेलियाई महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, सरकार ने शुरू की जांच। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024, ब्राजील फुटबॉल लीजेंड जीको रॉब्ड इन टैक्सी, यानी टैक्सी में ही लूट लिया गया उसको। और ये खबर तो साफ सुर्खियों में है ही कि वहां की जो तेज गति की ट्रेन्स थी, उनको, उनकी रफ्तार को रोकने के लिए जम करके आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई रूट्स पर वहां के रेलवे को अपनी ट्रेन्स जो है रद्द करनी पड़ी। यानी 8 लाख आदमी फंस गए रास्ते में। बिल्कुल 8 लाख। जिस देश में, जिस राजधानी में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, वहां की पूरी व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने की पूरी साजिश रची गई है। देखें, इसमें दोष सिर्फ वहां पे जो शरणार्थी और मुस्लिम समुदाय हैं उन्हीं का नहीं है। इसमें दोष उन लिबरल सरकारों का भी है जिन्होंने यहाँ अपने यहाँ इतनी आफत मोल ले ली। आप जो बाइडेन को देख लें, आप जस्टिन ट्रूडो को देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, आप फ्रांस में देख लें, आप जर्मनी में देख लें, तो आप पोलैंड छोड़ के बाकी सब देशों ने जिस तरह की पॉलिसीज बनाई, ये आप उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रांस में है, 60 लाख। 60 लाख आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फ्रांस की पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ी पॉपुलेशन है। ब्रिटेन में आप देख लें, 50 से ऊपर काउंटीज के मेयर मुस्लिम्स हो चुके हैं। रॉकडेल में आपने कल देखा, थाना जलाने की कोशिश की उन्होंने, पुलिस वाले भाग खड़े हुए। जर्मनी में आप देख रहे हैं, तो हर जगह ये चीज आ रही है। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है ओंकार जी? इसके लिए दोषी वही हैं जिन्होंने लिबरलिज्म के नाम पे, कम्युनिज्म के नाम पे, वामपंथ के नाम पर
इनको ना सिर्फ बुलाया बसाया बल्कि इनकी तमाम गलतियों को माफ किया। आज मैं देख रहा था कमला हैरिस कह रही थी इस बात को कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म नाम का जो भी लफ्ज है उसको डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। कमाल की बात है साहब। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस आतंकवादी संगठनों की जो सूची जारी करता है उसमें तकरीबन 100% नाम इस्लामिक संगठनों के होते हैं। उनको रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट माना जाता है और अमेरिका की राष्ट्रपति कह रही हैं कि हमको ये लफ्ज ही भूल जाना चाहिए। तो फिर क्या कहा जाएगा? और डेमोक्रेट तो बढ़ चढ़ करके इनको प्रश्रय देते रहे हैं। हर देश में एक ऐसी पार्टी है, हर देश में इस समय आपको जो फ्रेंच राष्ट्रपति की पार्टी है उनकी पार्टी भी ऐसी है। उन्होंने ली पेन को हराने के लिए किस तरह वामपंथियों के साथ समझौता किया आपने देखा। जर्मनी में एंजेला मार्केल को आपने देखा, अमेरिका में जो बाइडेन को आपने देखा, ओबामा को देखा, क्लिंटन को देखा। तो ठीक है साहब, सबकी अपनी इस तरह की पॉलिसीज हैं और किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई फर्क पड़ता नहीं। देश जल रहा है तो जल रहा है। और यही चीज आप अपने देश में कांग्रेस के साथ देख सकते हैं। कांग्रेस ही क्यों साहब, जिस विषय पर कांग्रेस मैं है, वामपंथी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो कुल मिलाकर इन लोगों ने तमाशा तो मचा ही रखा है साहब। और ममता ममता बनर्जी को दीदी, देख लीजिए। ममता दीदी देखिए ममता बनर्जी का भी कमाल है साहब। आप ये देखें, जब एक भी विपक्षी मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठकों में नहीं आ रहा, अभी नहीं पहले से नहीं आ रहा, ऐसे में ममता पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है वो मन बना के आई थी कि मीटिंग अटेंड करने नहीं आई, वो बाइकआउट करने आई और बाइकआउट करती भी है। ओंकार जी, पहले तो मैं एक बार बता दूं कि नीति आयोग और योजना योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्य फर्क क्या है। जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसके निर्देश और उसकी नीतियां, उसकी पॉलिसीज राज्य सरकारों पे बाध्यकारी होती थी। आप चाहें ना चाहें आपको प्लानिंग कमीशन की योजनाएं, उनकी नीतियां मानने के लिए विवश होना पड़ता था। नीति आयोग में यह बाध्यता समाप्त हो गई। अब सिर्फ रिकमेंडेशंस होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो जिस तरह का हमारा संघीय ढांचा है, जिस तरह का हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्यों को एम्पावर करने की बात करते हैं, जिसमें राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता देने की बात करते हैं, उसमें पिछले 77 सालों में यह सबसे बड़ा कदम था जहां केंद्र ने वित्तीय पॉलिसीज पर से नीति आयोग बनाकर राज्यों से नियंत्रण हटा लिया और उनको आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। आप सोच के देखें, इसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री वहां नहीं आ रहे। मतलब, और उससे बड़ी असफलता ये भाजपा की है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप सीनियर हैं, योजना आयोग और नीति आयोग का ये फर्क कभी आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हुए नजर आए? कभी आईटी सेल बताता हुआ नजर आया? नहीं, कभी शुरू में संसद तो में भी बताया गया था जब ये परिवर्तन हुआ था। नहीं। आज जब ये इसको बहिष्कार कर रहे हैं तब इनसे पूछा जाना चाहिए कि साहब हमने आपको ज्यादा ऑटोनॉमी दी है। जब आज ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें नीति आयोग नहीं चाहिए, योजना आयोग वापस लाओ, तो उनसे कोई तो पूछे कि साहब नीति आयोग लाकर हमने आपको ऑटोनॉमी दी, स्वतंत्रता दी, आप कैसे कह रही हैं? वहीं अगर मुझे कभी कभी लगता है कि मोदी सरकार की गलती है। अगर आपने नीति आयोग नहीं बनाया होता, अगर आपने योजना आयोग बरकरार रखा होता, तो आप सारी राज्यों की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आपका नियंत्रण होता। तो ये आई क्यों थी? दिल्ली केवल स्टंटबाजी करने के लिए, प्रचार पाने के लिए उन्होंने और कल ही कहा था सर, उन्होंने कल ब्लेम ही गेम कहा था, करने के लिए। कल ही कहा था। अब इससे एक सवाल ये जरूर उठता है कि आज जब पश्चिम बंगाल में ना विधानसभा चुनाव हो रहा है, ना लोकसभा चुनाव हो रहा है, ना पंचायती राज चुनाव हो रहा है, जब कोई चुनाव नहीं हो रहा है, तो एकदम से ममता बनर्जी को ये स्टंट करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब योजना नीति आयोग की बैठक हुई थी, ये स्टंट तो आपने तब भी नहीं किया था, आप आई नहीं थे। तो एक तरफ आप अभिषेक बैनर्जी को संसद में गरजते हुए देख रहे हैं, टीएमसी के तमाम सांसदों को
बदजुबानी करते देख रहे हैं, स्पीकर ओम बिरला से उलझते देख रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी केवल एक स्टंट करने के लिए दिल्ली तक आ जाती हैं। तो एक बात तो तय है ओंकार जी कि कहीं ना कहीं ये जो अब बुआ भतीजे के खिलाफ जो जांच चल रही थी, वो वो आग कहीं ना कहीं इनके दामन तक पहुंच रही है। क्योंकि जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह की उग्रता और बिना किसी कारण के नजर आ रही है, तो एक गालिब का शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसका पर्दा है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक राजदीप सरदेसाई की भी बाइट क्या, ये कल प्रोग्राम में थे ललन टॉप में, और वहां इन्होंने खुलासा कर दिया था कि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन अगर गए तो वो क्या करने वाले हैं। तो दर्शक भी साहब सुन ले। देश है। कल नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है। ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स आर नॉट गोइंग। मुझे लगता है केवल ममता बनर्जी और शायद हेमंत सोरेन जाएंगे, और वो भी ऐसी चर्चा है कि वो अपनी बात रखकर वॉकआउट भी कर सकते हैं। दिस इज डेंजरस, नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। हम चाहते हैं, हमें चाहना चाहिए कि नीति आयोग हो, प्लानिंग कमीशन पहले थी, सब मुख्यमंत्री एक साथ बैठे, देयर इज टू बी अ इंटर मिनिस्ट्रियल। यानी राजदीप सरदेसाई की घरवाली तो चूंकि अब टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, तो इन लोगों के पास तो पहले से ही सूचना आ जाती है कि ममता बनर्जी क्या करने वाली हैं। तो आ फिर जाती है कि साहब आ गई नजर आ गया। तो ये झूठ क्यों बोला गया कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। और निर्मला सीतारमण ने तो बाद में कहा भी कि आप कम से कम झूठ का सहारा तो मत लीजिए, जितना टाइम आपको एलोकेट किया गया था उतना टाइम आप बोली हैं और हमने सुना भी है। तो साहब ये झूठ तो राहुल गांधी भी बोलते रहते हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया गया। वो तो बल्कि आज निर्मला सीतारमण ने बताया कि साहब राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्री, रक्षा मंत्री इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे थे, और जब लोगों का समय पूरा हो जाता था, निर्धारित समय, तो अपने माइक पर एक बार टैप करते थे, आवाज करते थे कि देखिए आपका समय पूरा हो गया। तमाम मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपनी वार्ता जारी रखी कि साहब अभी हमारी बात नहीं पूरी हुई है। ममता भी कर सकती थी, पर जैसा कि मैंने कहा, वो मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं, वो वॉकआउट करने आई थी और वॉकआउट करके चली गई। जिस एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, वही सब चीजें तो राहुल गांधी और उनके परिवार पर भी लागू होती हैं साहब। चुनाव प्रचार के दौरान तो नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि ये नेशनल हेराल्ड से लेकर के शराब घोटाले तक जितने भी आरोपी हैं, बख्शा कोई नहीं जाएगा। तो कहीं राहुल गांधी का भी एग्रेशन उसी संभावित कार्रवाई के मद्देनजर पेशबंदी के तौर पर तो नहीं है? ओंकार जी, इस बात की बड़ी चर्चा है, बड़ी चर्चा है कि राहुल भी दिक्कत में आ रहे हैं, और इसके लिए सरकार को और कुछ नहीं करना है। जो 5 साल 6 साल से नेशनल हेराल्ड का मुकदमा चल रहा है, वो तो सरकार ने किया भी नहीं है, वो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। उसको सिर्फ एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करा देना। एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा जाते ही 1 साल में तय हो जाएगा। तो कुछ उन्हें करना भी नहीं है, वो बड़ा ओपन एंड शट मुकदमा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को राहत मिल जाती है, उस सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सोनिया और राहुल को कोई भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसमें दखल देने से मना कर दिया। कहा साहब ओपन शट मुकदमा है, वापस जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गिरफ्तारी दीजिए और उसके बाद आगे बात कीजिए। गए, गिरफ्तारी दिए, बेल पे हैं इसीलिए दोनों लोग। तो मेरा अपना मानना है कि बड़ी चर्चा भी है कि साहब दो बातों की चर्चा है कि एक तो ये कि ममता तक कुछ सख्ती पहुंचने वाली है। मोदी बहुत खामोश भी हैं, अननेचुरली खामोश है, इस तरह इतना चुप मोती रहते नहीं। और तूफान से पहले की शांति हो सकती है। इसको 5 अगस्त के पहले की शांति मान लें। हाँ, 5 अगस्त तो आ ही रही, मैंने पहले भी कहा था आपसे। तो इससे ये और कई मुद्दे हैं जिस पे मोदी का ध्यान है या होना चाहिए, जैसे पाकिस्तानी फौज जो कि इमरान खान के दबाव में अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है,
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार उनके खिलाफ बलवा हो रहा है, बलूचिस्तान में गोलियां चल रही हैं, महंगाई इतने चरम पे पहुंच गई है कि सड़क पे बवाल हो रहा है, वो पाकिस्तानी फौज को अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए भारत के साथ एक तनाव की स्थिति चाहिए। इसलिए 4 जून से जो आतंकवादी हमले शुरू हुए थे वो आज तक चल रहे हैं। आज भी हमने देखा एक जवान की मृत्यु हुई, एक मेजर घायल हुआ, 4-5 लोग घायल हुए। तो वो परेशान है कि साथ एक पुलवामा और एक बालाकोट और हो जाए, हो कुछ भी। उन्हें बस लगता है कि जब भारत एक हमले की पोजीशन में आता है तो पाकिस्तानी जो आवाम है, जो वहाँ की जनता है, वो डर जाती है और पाकिस्तानी आर्मी के पीछे खड़े होकर फौज जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। अच्छा, इतने छोटे छोटे पुलवामा हो चुके हैं पिछले 1.5 महीने में। आप देखिए बहुत ढेर सारे हमले हो चुके हैं, एक दिन 2 दिन नहीं जाता जब हमला ना हो। तो मोदी के ऊपर इसका लेकर बहुत दबाव है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मोदी के ऊपर इस बात को भी लेकर दबाव है कि ममता बनर्जी बंगाल और हिंदुस्तान के संबंधों की बात कर रही हैं जैसे बंगाल अलग देश हो। ममता बनर्जी आर्मी के मूवमेंट को कहती हैं भारतीय फौज ने बंगाल पर हमला कर दिया जैसे बंगाल अलग देश हो। ममता बनर्जी सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती हैं, ईडी के अधिकारियों का सर पड़वा देती हैं। ममता बनर्जी राज्यपाल पे लड़की छेड़ने के आरोप लगा देती हैं। ममता बनर्जी हाईकोर्ट के आदेश मानने से इनकार कर देती हैं। ममता बनर्जी ने हिंसा का वो तांडव मचा रखा है उनके राज में कि ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने का भी बड़ा दबाव है। दूसरा और तीसरा, राहुल गांधी जैसे इस पूरे झूठ वाले इकोसिस्टम को लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर राहुल गांधी को भी जिस इकोसिस्टम की वो बात करते रहे हैं ध्वस्त करने की, उसको भी ध्वस्त करने का दबाव है। तो 3-4 मुद्दे हैं जिसपे मैं मोदी को दबाव में देख रहा हूं, पर मैं मान के चलता हूं कि उनकी जो प्राथमिकता थी सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो बवाल है, रायता है, उसको समेटना था। आज मुख्यमंत्री परिषद में मैं देख रहा था कि लाइन से जितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बैठे थे, मोदी सिग्नल देते हैं, उन्होंने सबसे आगे योगी आदित्यनाथ को बैठाया। आप देखें दाहिने हाथ में जो आपको रो नजर आ रही है, ये मुख्यमंत्रियों की रो है, और उसमें आपको सबसे आगे योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का सिग्नल देने का अपना तरीका है। और ये भी माना जा रहा है कि आज उन्होंने ये जो वॉरिंग फैक्शंस थे, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, नाराज विधायक, मंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक किसी न किसी तरह का सेटलमेंट करा दिया है। योगी आदित्यनाथ मीटिंग समाप्त करके लखनऊ पहुंच चुके हैं और सूत्रों का मानना है, सूत्रों का क्या, अच्छा एक मजेदार बात यह है कि वो तमाम टीवी चैनल और वो तमाम मीडिया हैंडल जो एक खबर चला रहे थे कि योगी तो गए, आज बड़ी बेशर्मी से आज कह रहे हैं कि साहब नेतृत्व जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर से नाराज है। तो ये मतलब कमाल ही है। और आपको तो देखा होगा कि ओंकार जी आज 5 साल से लगातार कह रहा हूँ कि योगी जाने वाले नहीं है, योगी कहीं नहीं जा रहे हैं। और मैं तो आपने देखा कि कितने चैनल से मेरे कैसे कैसे झगड़े हो गए इसको लेके, लोग एकदम पीछे लग जाते हैं, नहीं साहब जा रहे हैं। 7 साल से योगी और 6 साल से उनके जाने की अफवाह चल रही है, तो क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश का मामला निपटाने के बाद जो मैंने आपको 3 मुद्दे आपसे जिक्र किए, एक पाकिस्तान का मामला, एक ममता बनर्जी का मामला, एक राहुल गांधी का मामला। राहुल वाला मामला सबसे आसान है क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ नहीं करना। आपने देखा सुल्तानपुर में डिफेमेशन के मुकदमे में राहुल को भाग के कैसे जाना पड़ा, क्योंकि सुल्तानपुर में जो मानहानि का मुकदमा जो अमूमन सालों साल चलता है वो MP MLA कोर्ट में चल रहा है, इसलिए राहुल इसमें परेशान है। इनको सिर्फ नेशनल हेराल्ड वाले मुकदमे को MP MLA कोर्ट में करवा देना है, मुकदमा तो खुद ही हो जाएगा। अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद OCN नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।